इस हफ्ते भारत में क्या क्या हुआ। एक तरफ तो हम 1000 साल पुराने इतिहास की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी की। तो चलिए इस हफ्ते की बड़ी बड़ी खबरों को जरा और गहराई से समझते हैं। तो हुआ ये कि इस हफ्ते भारत ने सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले की 1000वीं सालगिरह मनाई और ठीक इसी दौरान डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक उड़ान के लिए एक नए इंजन का सफल टेस्ट किया। मतलब ये एक तरह से अतीत और भविष्य का एक बड़ा ही अनोखा संगम था, जो दिखाता है कि देश एक ही वक्त में दोनों दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले उन घटनाओं से शुरू करते हैं जिन पर इस हफ्ते पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा हुई। वो बातें जो हमारे आज को हमारे कल से जोड़ती हैं। 1000, जी हाँ, पूरे 1000 साल, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और यही वो संख्या है जो गुजरात में मनाए जा रहे एक बहुत ही खास मौके का प्रतीक है। ये 1000 साल पूरे हुए हैं सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले को, और यही ऐतिहासिक घटना सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बिल्कुल केंद्र में है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक यादों का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब देखिए, ये जो आयोजन है ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें इतिहास भी है और आज का राष्ट्रीय गौरव भी। ये सिर्फ 1000 साल पहले के हमले को याद नहीं कर रहा, बल्कि मंदिर के दोबारा बनने की 75वीं सालगिरह भी मना रहा है। तो मतलब ये एक तरह से मुश्किलों से उबरने और फिर से खड़े होने का भी प्रतीक बन जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ शासन और संस्कृति के क्षेत्र में भी कुछ जरूरी हलचलें हुई, जैसे कि जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर एक नई किताब भी विशाखापट्टनम में रिलीज हुई। तो ये तो हुई संस्कृति और शासन की बात। अब जरा नजर डालते हैं भविष्य की ओर, कि कैसे भारत टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर बड़े बड़े कदम उठा रहा है। सड़कें कैसे और सुरक्षित हों, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी चल रही है। बात हो रही है व्हीकल टू व्हीकल यानी V2V टेक्नोलॉजी की। सोचिए, गाड़ियां आपस में बात करके एक दूसरे को सिग्नल देकर एक्सीडेंट्स को रोक सकें। और प्लान ये है कि 2026 के आखिर तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए। और अब डिफेंस की बात। यहाँ तो एक जबरदस्त छलांग लगाई गई है। डीआरडीओ ने स्क्रैम जेट कंबस्टर का कामयाब टेस्ट किया है। ये चीज हाइपरसोनिक उड़ान के लिए बेहद जरूरी है। मतलब आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। आप समझ सकते हैं कि भविष्य के डिफेंस सिस्टम के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इसी तरह देश के बुनियादी ढांचे को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। एक तरफ अमित शाह ने नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया, तो वहीं पूर्वोत्तर की 5000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम भी शुरू हो रहा है। मतलब राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक हर जगह डिजिटल और सुरक्षा के ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है। अच्छा, एक तरफ तो ये बड़ी बड़ी नेशनल स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो स्थानीय समुदाय हैं वो भी अपने लेवल पर काफी बड़े और असरदार फैसले ले रहे हैं। चलिए राज्यों की कुछ कहानियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। पंजाब में किसान क्या कर रहे हैं, वो कम पानी में ज्यादा मुनाफे के लिए बेर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिमाचल की एक ग्राम सभा ने अपने इलाके को बचाने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन देने से ही इनकार कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे लोग अपने आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े भविष्य के फैसले खुद ले रहे हैं। और भी कई खबरें राज्यों से आईं। मेघालय में एक युवक की मौत के बाद शांति की अपील की गई। मध्य प्रदेश में इंदौर की एक घटना के बाद पानी की निगरानी को और सख्त करने की योजना बनी। और दिल्ली में डीडीए ने लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो आप देख सकते हैं, हर राज्य की अपनी अलग चुनौतियां हैं। चलिए अब जरा दायरा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते भारत और दुनिया के बीच क्या कुछ हुआ। 11 जनवरी की तारीख। इसी एक दिन बेनिन और म्यांमार दोनों देशों में संसद के लिए चुनाव हुए। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में लोकतंत्र की प्रक्रिया एक साथ चल रही थी। और इसी लोकतंत्र पर बात करने के लिए नई दिल्ली में 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मेहमान इकट्ठा हुए। ये मेहमान आए थे भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन में हिस्सा लेने। इस मेजबानी के साथ भारत लोकतांत्रिक संस्थानों को चलाने और मैनेज करने पर हो रही ग्लोबल बातचीत का एक अहम केंद्र बन गया। और भी कुछ अपडेट्स हैं। भारत और फिजी ने खेती में सहयोग के अपने समझौते को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है।
उधर यूएन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष घोषित किया है। तो मतलब द्विपक्षीय समझौतों से लेकर वैश्विक घोषणाओं तक डिप्लोमेसी का पहिया पूरी रफ्तार से घूमता रहा। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के आखिर में रुख करते हैं खेल और संस्कृति की तेज तरार दुनिया का। क्रिकेट फैंस के लिए हफ्ता थोड़ा मिला जुला रहा। ऋषभ पंत चोट की वजह से न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हो गए। वहीं आरसीबी विमेंस टीम की पूजा वस्त्राकर भी WPL 2016 के शुरुआती मैच मिस करेंगी। हाँ, लेकिन भारत का न्यूजीलैंड दौरा जारी है और मैच काफी रोमांचक हो रहे हैं। दूसरे खेलों की बात करें तो बैडमिंटन में मलेशिया ओपन में सात्विक साईराज, चिराग और PV सिंधु के लिए सफर जल्दी खत्म हो गया। उधर लद्दाख में 5वें LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर हैं। मतलब एक्शन हर तरफ है। इतने सारे बड़े टूर्नामेंट्स लाइन में हैं, तो जाहिर है कि आने वाला साल भारतीय खेलों के लिए बहुत ही व्यस्त और अहम रहने वाला है। तो सवाल यह है कि आगे क्या है? अगर आगे की बात करें तो नज़र रखनी होगी फरवरी में शुरू हो रहे पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप पर, जिसकी मेज़बानी भारत भी कर रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में चुनावों का दौर जारी रहेगा। और हाँ, भारत में AI और टेक्नोलॉजी पर कई बड़े समिट्स भी होने वाले हैं। तो ये वो बड़ी चीज़ें हैं जो आने वाले हफ्तों में खबरों में छाई रहेंगी। तो ये था इस हफ्ते का पूरा विश्लेषण। अब जैसे जैसे ये घटनाएं आगे बढ़ेंगी, अगला हफ्ता एक नई कहानी लेकर आएगा। वो कहानी क्या होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।